तो है आज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वैलो स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 52 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और साथ में लू फेंग ने अपने टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दिया होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने लिए एक अल्टीमेट पावरफुल मूव को भी सीख लिया होता है, जिसको कि वो टेस्ट करने के लिए मोरोसा को बुलाता है। यहाँ पे मोरोसा एक ही थॉट में स्टार टावर में मोरोसा को बुलाता है, जिसको देखकर मोरोसा भी वहाँ पे आ जाता है। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मोरोसा चलो फिर से लड़ते हैं। तो ये सुनकर तो मोरोसा स्टन हो जाता है कि क्या यहाँ पे मास्टर फिर से स्पार करना चाहते हैं। अब देखो पिछली बार जब फाइट हुई थी वो जानता था कि मास्टर ने अपने फुल फोर्स स्ट्राइक से अटैक किया था, लेकिन फिर भी उसके मास्टर 10% पावर तक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। लेकिन वो सोच रहे होते वो क्या था, मास्टर अभी आप रुकिए ताकि आप अपनी डिवाइन बॉडीज के फुल पोटेंशियल पे जा सके। अभी लग रहा होता है मोरोसा को कि अभी गैप बहुत बड़ा है और यहाँ पे स्पार करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि लू फेंग उसके स्किन को भी भेद नहीं सकता है। तो लू फेंग कहता है कि मुझे अभी करना है। तो मोरोसा कहता है कि अगर मास्टर ऐसा कहना चाह रहे हैं तो चलो स्पार करते, क्योंकि वो मास्टर की बातों को मना नहीं कर सकता था। जिसके बाद मोरोसा कहता है मास्टर मैं अपनी डिवाइन पावर को बर्न नहीं करूँगा, ना ही किसी केओस रियलम टेक्निक को यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ अपने पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ से आपसे फाइट करूँगा। तो लू फेंग स्माइल करता है, हामी भरते हुए कहता है ठीक है। लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है। वहाँ पे स्टार टावर के फर्स्ट लेयर में 100 सिंगल ब्लेड्स निकलने लगते हैं, जो कि कुछ मीटर्स लंबे होते हैं। जिसके बाद लू फेंग मोरोसा से कहता है मोरोसा खुद को प्रिपेयर कर लो। तो मोरोसा कहता है आगे बढ़िए। अब मोरोसा को लग रहा होता कि वो 300 ब्लेड्स बहुत ही आसानी से उसे रोक लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उस फर्स्ट स्ट्राइक के उस ब्लेड ऑफ 3 केओस रियलम स्ट्राइक्स को यूज करता है, जो कि 9 ब्लेड्स ऑफ बाउंड्री सर्वेंस होता है, जो कि ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन लॉ को भी अपने अंदर समाये हुए होता है। अब यहाँ पे मोरोसा को इस पावर के बारे में नहीं पता होता, उसे अभी भी लग रहा होता है कि ये सब बहुत ही वीक है। अब लू फेंग अपने उस अटैक को चलता है और 300 ब्लेड्स लू फेंग अपने को यूज़ करता है। अब ये 300 ब्लेड्स 10 ट्रिलियन 8 बिलियन सिल्वर ड्रॉपलेट से बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और वो उस पर अटैक करता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग भी अभी इसके फुल पावर को नहीं जानता होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से पावर भी बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। रास्ते में हर एक चीज़ आने वाली तबाह होने लगती है और काउंटलेस ब्लेड्स उसकी तरफ जा रहे होते हैं। मोरोसा को दिखाया जाता है जिसके वो बहुत ही पास आ चुका होता है। अभी तक मोरोसा को लग रहा होता है कि वो उसे बड़ी आसानी से सह लेगा, लेकिन जैसे ही वो मोरोसा के पास आता है मोरोसा की आंखों में हमें साफ डर नजर आता है। उसकी डिवाइन पावर सडनली जलने लगती है, मानो कि उसे पता चल गया था कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो अपनी पूरी पावर को यूज़ करने लगता है ताकि वो उसे रोक सके और दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मोरोसा को घसीटते हुए स्टार टावर की दीवार में जाके टकरा देता है। उसकी पूरी स्किन उसके ऊपर पूरी तरह से वॉन्स लग जाते हैं, मानो कि उसके कट मतलब एक बहुत ही भयंकर बैटल, मतलब उस अटैक से ही मोरोसा पूरी तरह से जख्मी हो गया होता है। और वो देखता है कि ये हो ही नहीं सकता। अब दिखाया जाता है कि वो उठता है और उसकी इंजरी हील तो हो जाती है, लेकिन अभी भी दिखाया जाता है कि वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और वो कहता है मास्टर आपको केओस रियलम में ब्रेक थ्रू कितने हुए दिन हुए हैं, लेकिन आप में फुल डिवाइन पावर के पावर को आप लोग मुझे अटैक करके मुझे यहाँ पे हरा सकते हैं। और वो यहाँ पे विश्वास नहीं होता और कहता है कि खैर ये मुमकिन कैसे है, मैं यहाँ पे केओस रियलम में 5 एपोज से ज़्यादा मौजूद हूँ, मेरी बॉडी भी लिमिट पे आ चुकी है और मैंने भी कई सारे सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर दिया है, जबकि मास्टर आपने तो अभी ही ब्रेक थ्रू किया है और आप तो अभी से ही मेरे से कैचअप कर दिया। और मोरोसा को विश्वास नहीं हो रहा था, वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो एक सेक्टर बेस्ड है। अब लू फेंग स्माइल करता है और अपने 300 ऑरिजिन ब्लेड्स को अपने पास रख देता है। लू फेंग क्या था कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ समझना है और इसको रिसर्च करना है। तो मोरोसा कहता है कि अंडरस्टैंड और रिसर्च ये बियॉन्ड है मास्टर मैंने यहाँ पे अपना सब कुछ दे दिया था। अब यहाँ पे मोरोसा भी जान चुका था कि लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मोरोसा कहता मास्टर आपकी जो ये टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इनविंसिबल हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लू फेंग
का जो अटैक था वो इतना पावरफुल था कि वो मोरोसा को बहुत ही हद तक घायल कर दिया होता है। लेकिन लू फेंग की अभी जो बॉडी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो मोरोसा के फुल पावर को विदस्टैंड कर सके। समझ लो ये कि उसका वेपन ही अभी पावरफुल होता है। मोरोसा कहता है कि आपके लिए आपकी कल्टीवेशन ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। तो मोरोसा भी लू फेंग भी मोरोसा की तरफ देखता है और कहता है वो अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो फिर से उसको ले लेता है और यहाँ पे फिर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन बाद में मोरोसा कहता है कि मैं एक वर्ल्ड बेस्ट हूँ, मेरे पास सर्वाइवल टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं और कल्टीवेशन के मामले में मैं यहाँ पे अभी गॉड किंग से थोड़ा सा ज़्यादा दूर हूँ। लेकिन देखा जाए तो मेरी अभी नाइनजियांग मार्कस की जितनी पावर हो चुकी होती है। अब लू फेंग कहता है मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि उनकी पावर कितनी है। मोरोसा भी कहता है कि मैं एडमिट कहता हूँ मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उनको हरा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा, मैं आगे चल के इतना पावरफुल तो बन ही जाऊँगा। तो लू फेंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे वो अपनी सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताता है कि ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है जो कि मैं अपने फॉर्मलेस और शेपलेस एबिलिटी से बनाया हूँ। तो ये सुनकर मोरोसा हैरान हो जाता है कि लू फेंग ने इस टेक्निक को खुद से बनाया है और उसके मन में ये विचल रहा होता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मोरोसा खुद से अपनी टेक्निक नहीं बना सकता है क्योंकि वो बनाने की कोशिश ही नहीं करे। वो एक वर्ल्ड बीस्ट है तो उसके लिए अपनी सारी टेक्निक अपनी मेमोरी में पहले से ही स्टोर होती है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब देखो यहाँ पे कई सारी बातें होने लगती जो कि कल्टीवेशन से रिलेटेड है। लू फेंग उसको सारी चीज़ें बता रहा होता कि कैसे कैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग किया, कैसे कैसे मैंने इन सारी टेक्निक्स को बनाया होता है। देखो मोरोसा से लू फेंग कुछ भी नहीं छिपा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे मास्टर का लू फेंग उसका मास्टर था और जाकर भी मोरोसा उसको कभी धोखा नहीं दे सकता था। इसी कारण मोरोसा को वो सारी चीज़ें बताने लगता है। केओस रियल्म के स्ट्रेंथ के बारे में भी सारी चीज़ें बताने लगता है। लाओ डॉ मतलब हर एक चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। जिसके बाद वो कहता है तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है मोरोसा को भी जो सोचता है कि यहाँ पे मैं मास्टर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, जबकि मैं यहाँ पे 10% पावर से ही अपने मास्टर को हरा दे रहा था। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि मास्टर ने मुझे इतनी जल्दी में ही हरा दिया और वो सोचता है कि मुझे भी जल्दी से कोई नया रास्ता निकालना होगा ताकि मैं अपने आप को ग्रो करा सकूँ। लेकिन उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था बॉडी, मतलब केओस लेवल का बॉडी, और केओस लेवल का बॉडी मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो यहाँ पे मोरोसा जानता था कि उसके लिए कठिनाइयाँ आने वाली हैं और इसके लिए एक एक्सट्रीमली ग्रोथ फेज होती है जिसमें उसे कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे मोयू किंग यान के साथ वो कहता है चलो हमें खाना है। अब यहाँ पे वो सब निकल चलते हैं खाने के लिए। अब यहाँ पे उसे भी पता चल जाता है मोयू किंग यान को कि उसके मास्टर केओस रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे वो कहता है मोरोसा कि जल्दी करो, तुम्हें भी ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम अपने मास्टर की बेइज्जती कर रहे हो। और अब फिर हमें स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी बैठा हुआ होता है। उसके चारों तरफ केओटिक डिवाइन पावर घूम रही होती है और साथ में टीनी ब्लैक 18 साइडेड पॉलीहेड्रन भी हो रही होती है जिसके चारों तरफ केओटिक क्लाउड्स मौजूद होती हैं। और लू फेंग उसको ऐसे यूज कर रहा था मानो उसका हाथ ही हो। उसने अपने कॉन्शियसनेस को पेनिट्रेट करता है। उसने स्माइल करता हुआ कहता फाइनली मैंने यहाँ पे 6 वेराइटीज ऑफ केओटिक लेयर्स क्रिएचर्स को कलेक्ट कर लिया है, उनको मास्टर कर लिया है। अब देखो लू फेंग के पास 18 साइडेड पॉलीहेड्रन होता है जिसमें 10, 100,000, 10,000, 100 बिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 8 बिलियंस मौजूद होते हैं जिसको कि लू फेंग ने उसे सिल्वर ड्रॉपलेट से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं। और इससे लू फेंग ये जान चुका था कि ये उसके लिए बहुत ही पावरफुल वेपन साबित होने वाला है जैसे कि वो सबको हरा सकता है। देखो लू फेंग इतने लंबे से इसको कल्टीवेट कर रहा था तो इसकी पावर से लू फेंग सेटिस्फाइड हो जाता है और यहाँ पे वो इसको डिफेंस और काउंटर अटैक से एब्जॉर्प्शन से भी यूज कर सकता है। और लू फेंग इसका नाम रखता है जिसका नाम गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है क्योंकि लू फेंग ने इसको ही अपने आप से बनाया होता है, खुद की मेहनत से बनाया होता है। इसके बाद लू फेंग आ जाता है सिटी लॉर्ड की मेंशन में जहाँ पे लू फेंग को ये महसूस होता है, मोरोसा को महसूस होता है कि मास्टर ने अपने सेक्लूजन को फिनिश कर दिया है। और लू फेंग कहता है कि माँ कभी कभी सेक्लूजन में तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। अब देखो लू फेंग ने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज़ की होती है, उसमें उतना आसान भी नहीं था इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो चुका था तो वो बाहर आ चुका होता। चलो कहते हैं कि चलो हमें खाना चलना है। जिसके बाद मोरोसा कहता है मैं आपको अरेंज कर दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से आगे चलने लगता है। मोरोसा भी
कहता है कि मोयू किंगयान ने भी अपने 10 बेसिक्स लॉ को मास्टर कर लिया है और वो वाइट ट्रू गॉड बन चुका है। तो लूफेंग हंसते हुए कहता है कि अभी वो फिगर आउट किया है। अब देखा जाए तो लूफेंग ने उसको टेस्ट दिया था कि जब तक वो 10 बेसिक्स लॉ को फिगर आउट नहीं करता वो उसे डिस्पल नहीं बनाएगा, और जबकि उसने ये पास कर दिया है तो लूफेंग अब शायद उसको डिस्पल बना सकता है। अब मोरोसा कहता है कि यहाँ पे इतना ही नहीं, उसकी कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा बुरी है, आपसे कंपेयर किया जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब यहाँ पे लूफेंग भी जानता था कि अब किया भी क्या जा सकता है, लेकिन वो अच्छा कर रहा होता है। जिसके बाद मोरोसा कहता है कि मास्टर तो क्या आप उसे अपना डिस्पल बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उसे टेस्ट दिया था जो कि उसने पास कर दिया था। तो लूफेंग मोरोसा की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझसे छिपाओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम मोयू किंगयान की मदद करना चाहते हो। तो मोरोसा भी थोड़ा सा चकल करने लगता है, जहाँ पे लूफेंग कहता है कि अभी तुमने उसके साथ बहुत ही लंबा अरसा गुजार दिया है और असल में ये उसके कैरेक्टर का टेस्ट था। मुझे ये पता चला कि मोयू किंगयान अपने बाउंड्रीज को अच्छी तरह से जानता है, उसने मेरे नाम का यूज़ करके कभी भी बेनिफिट्स नहीं उठाया होता है। अब देखो लूफेंग की जो रेपुटेशन ह्यूआंग सिटी में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि आराम से कोई अगर लालची बंदा होता तो लूफेंग की रेपुटेशन को यूज़ करके बहुत सारे पैसे बहुत सारी चीज़ें कमा सकता था, लेकिन फिर भी मोयू किंगयान ने ऐसा नहीं किया होता है। तो मोरोसा उससे पूछता है तो आप क्या प्लान कर रहे हैं मास्टर। तो लूफेंग उससे कहता है कि हम सब ने अपने साथ 30 इपोज एक साथ गुजारे हैं और उसने अपने टेस्ट को पास कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझसे नहीं, वो तुमसे ज़्यादा क्लोजर है। तो मोरोसा भी हैरान हो जाता है क्योंकि लूफेंग उससे बोल रहा होता है कि वो उसका मास्टर बन जाए। तो लूफेंग कहता है कि तुम्हारी जो स्टेटस है वो सुपर स्ट्रॉन्ग इटर्नल ट्रू गॉड की है और बाद में तुम आगे अपनी पावर को रिवील कर सकते हो, लेकिन अभी के हिसाब से तुम उसके मास्टर बनने के लिए ज़्यादा क्वालिफाई हो। मोरोसा तो ये जान चुका था, वो भी टेम्पटेड हो चुका था, वो ही जानता था कि इन डिकेट्स में उसके लिए फीलिंग आने लगी थी, मतलब डिस्पल्स की तरह फीलिंग आने लगी थी। तो मोरोसा कहता कि भूल जाइए, अभी के फिलहाल में मैंने अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं किया है और अभी मेरी स्टेटस इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन मास्टर आप अलग है, आपकी स्टेटस अभी बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी लेजिमेट है, तो इसके कारण कोई भी आपको शक नहीं करेगा, आपके डिस्पल को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ऐसा ही होने लगता है। यहाँ पे मोरोसा नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो मास्टर का ही डिस्पल बने, तो लूफेंग भी ऐसा ही करता है और फैसला करता है कि वो उसको खुद का अपना डिस्पल बनाएगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है और दिखाया जाता है कि लूफेंग ने इसको पब्लिकली भी कर दिया होता है, सभी तरह इस तरफ न्यूज़ फैल जाती है कि यहाँ पे लूफेंग ने एक डिस्पल को बनाया है। तो यहाँ पे इस सब की तरफ न्यूज़ फैल रही है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसको मैं स्किप करते हुए आगे कहता हूँ। सब लोग लूफेंग को कांग्रेचुलेसन भी करने लगते हैं। अब टाइम पास होने लगता है और दिखाया जाता है एक और इपोज ऐसे ही गुजर चुका होता है और वहाँ पे सब लोग लूफेंग के बारे में जान चुके होते हैं, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे सब लोग लिन इन हो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज का ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेवन एक्सट्रीम आइस प्लेन्स अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता। अब देखो यहाँ पे अलग सीन हो रहा होता है, हमें जियो फेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हु कहता है कि जियांग जो हो वहाँ पे इनकारनेट कर चुका है। अब यहाँ पे वो सब किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो आपको आगे चल के पता चलेगा। अब दिखाया जाता है टावरिंग सिटी के सेंटर का सीन जहाँ पे सिटी लॉर्ड का केव होता है, जहाँ पे ग्रेट से जियो फेंग मौजूद होता है और एक इटर्नल ट्रिगर जियो जोंग होंग का पर्सनली वेलकम करता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे पावरफुल बंदे मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग मैं बहुत ही लंबे अरसे से सेक्ल्यूजन में था और मैंने तुम्हारा भी बहुत इंतजार किया। तो जियांग जियो होंग कहता है कि ब्रदर जूफेंग की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बात करने की क्या ही बात है। अब यहाँ पे सबके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि ग्रेट से जियोफेंग एक यानफेंग किंगडम का इंस्टेंट का रजिस्टर्ड डिस्पल से जो कि एम्पर के अंदर आता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ग्रेट सिंह जियोफेंग कहता है कि तो तुमने क्या बात की है और तुम इस बार क्यों यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने नेबर ली हून के बारे में बात करने आया हूँ, यहाँ पे वो बताने लगता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट सेज कि मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, ये स्ट्रेस नहीं है कि वो तुम्हें बुली कर रहा है। देखो यहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम होती है।
जिसके बारे में वो डिस्कस करने के लिए आया होता है, जो कि बकवासी होती है, जहाँ पे वो आया होता है बस इसी के लिए ताकि वो उसकी पावर को यूज़ करके फिर से अपने सिटीज़ पे कब्जा कर सके। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब किसी भी बैटल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। और यहाँ पे फिर वो पीने लगते हैं और दिखाया जाता है एक और इपोज ऐसे ही पास हो जाती है। यहाँ पे ओरिजिनली उन्होंने कई सारे पावरफुल एलाइज को बना लिया होता है। लिन हुआंग सिटी की तरफ देख कर क्या आता है कि इस लास्ट बैटल में उन्हें रियलाइज हो गया कि यहाँ पे वो इस इटर्नल लेवल आर्मी में जीत नहीं सकते हैं। और लिन हुआ इन सारे पावरफुल एलाइज के बारे में सुनकर फिर से हुआंग सिटी पर अटैक करने की सोच रहा होता है। और यहाँ पे फिर से अटैक की बारी आएगी और वो सब इसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे फिर से बकवास हो रही है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये बैटल अभी तक चल ही रही होती है। अभी तक किसी को भी पता नहीं होता है कि लू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो यहाँ पे फाइनली हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लू फेंग के अपने ओरिजिन पावर को यूज़ करते हुए कि कैसे वो यहाँ पे इस वॉर को कम्प्लीटली साइलेंट कर देता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।